स्पेशली बियर से अल्कोहल यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ता है। इसके अलावा एक जो लोगों में मिथ है कि हम दालें नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे, हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, वो मिथ टोटली रॉन्ग है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स, जहां हम डिफरेंट बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से। तो आज का विषय है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक नॉर्मल सब्सटेंस है, लेकिन जब इसके लेवल बढ़ जाते हैं तो ये शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। तो आज हम जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में, इसके बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बढ़ने के बाद क्या सिम्टम होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आज इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। डॉक्टर नरेंद्र, आपका शो पे स्वागत है। थैंक्स फॉर द इनविटेशन इन दिस शो हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। और अब हम यूरिक एसिड के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र, हमारे दर्शकों को बताइए कि यूरिक एसिड क्या है और थोड़ा उसके बेसिक मेटाबॉलिज्म के बारे में बताइए, और कब हम बोलते हैं कि ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड एक नॉर्मल लेमन के लिए जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें 3 टेस्ट रहते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड वो वाला टेस्ट है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के वो लैब की उस टेस्ट से हमने पिकअप किया है। तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस है जो कि बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, और प्रोडक्शन के बाद जैसे हमारे डीएनए के सेल्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक सेल्स, जब वो डिस्ट्रॉय होकर नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद वो यूरिक एसिड केमिकल निकलता है, और यूरिक एसिड मेनली किडनी में से रिलीज होता है। ये तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, माने यूरिक एसिड बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट है। जैसे अगर इसके लेवल्स बढ़ जाएं तो वो कंडीशन एबनॉर्मल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें अलग अलग लेवल्स रहते हैं। जैसे बच्चों में अगर वो लेवल 5.5 से ज़्यादा है, फीमेल्स में 6 से ज़्यादा है, या मेल्स में 7 से ज़्यादा लेवल है, तो इसका मतलब कि यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है। तो जैसे आपने बताया कि ये बॉडी में सेल्स की डिस्ट्रक्शन के बाद यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है? किन कारणों से सेल्स में डिस्ट्रक्शन होती है, और भी इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं? यूरिक एसिड बढ़ने के वैसे बहुत सारे कारण हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि बॉडी में जो सब्सटेंसेस से यूरिक एसिड बनता है फाइनली, वो उनकी मात्रा बढ़ जाए, वो कारण बढ़ जाए। दूसरा है कि उसके एक्सक्रीशन ना हो पाए। तो सबसे पहले तो अगर किडनी काम नहीं कर रही हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड पूरी बॉडी में से निकल ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसके लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके लेवल बढ़ने से उनके वाले नुकसान आएंगे। उसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे किसी को ब्लड कैंसर है, या किसी को कोई चोट लग जाए, या कोई बर्न हो जाए, माने शरीर के कोई अंग जल जाए, जिसमें कि बहुत सारे सेल्स एक साथ इंजरी हो जाए, तो उन सेल्स की इंजरी होने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो ज़्यादा होगा, और उतना उस मात्रा में वो निकल नहीं पाएगा, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और तीसरा, आज की डेट में हमारी अर्बन पॉपुलेशन सभी हो रहे हैं और हम सबका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, माने फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो एक कंडीशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि नॉर्मली सब लोगों को इफेक्ट कर रही है, जिसमें ओबेसिटी माने मोटापा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, उसके अलावा डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में ब्लड शुगर, इसके साथ भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और अल्कोहल का क्या रिलेशन है इन रिलेशन टू हाई यूरिक एसिड लेवल? डाइटरी चीज़ों में कई सारी चीज़ें हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। अल्कोहल के कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से अल्कोहल में भी यूरिक एसिड बढ़ता है, और स्पेशली बियर से अल्कोहल यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ता है। इसके अलावा एक जो लोगों में मिथ है कि हम दालें नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे, हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, वो मिथ टोटली रॉन्ग है। यूरिक एसिड को मेनली बढ़ाते हैं आपके सी फूड्स, जो कि नॉर्मल कंजप्शन नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम है। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड्स में आप शेल फिश खाते हैं, या लीवर, किडनी एनिमल का ले रहे हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट में, या रेड मीट ले रहे हैं, उनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो बाकी इन चीज़ों से, नॉर्मल दाल सब्जियों से इतना नहीं बढ़ता, और अल्कोहल से डेफिनेटली उसके लेवल्स बढ़ते हैं। जी, मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ, जैसे कैंसर के पेशेंट्स आते हैं जिनको कीमोथेरेपी शुरू की जाती है, तो इनिशियली जैसे यही कारण हुआ कि बहुत ज़्यादा सेल डिस्ट्रक्शन हुई, कैंसर सेल एकदम बहुत सारे मर गए, तो उनके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनके कारण भी यूरिक एसिड हमारे पेशेंट्स में बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको क्या सिम्टम आ सकते हैं? नॉर्मली जैसे कहते हैं कि उसके कोई सिम्टम होते नहीं है इनिशियली।
देखिए सबसे पहले तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो हमें उसका कारण देखना है कि उस यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण क्या है। जी। अब मान लीजिए कारण आपके डाइटरी हैबिट की वजह से है, जहाँ कई बार कोई रेयर जेनेटिक डिजीज भी होती है, लेशनेमिया सिंड्रोम या इस प्रकार की, ओके। इनमें यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप बाकी पैरामीटर हमें कराने चाहिए। नॉर्मली अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में अपना यूरिक एसिड हाई देखेगा तो उसने बाकी भी लैब के टेस्ट किए होंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, जी। किडनी फंक्शन टेस्ट। तो अगर वो सारे टेस्ट डिरेंज हैं तो माने एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ एक पार्ट है उस प्रॉब्लम का। किंतु अगर अलग से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें फिर हमें ये देखना रहेगा कि सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं उसके सिम्टम्स स्पेसिफिक। क्या आते हैं उसमें? सिम्टम्स दो तरह के हो सकते हैं। पहली बात तो उसमें किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। यूरिक एसिड किडनी से रिलीज होता है, उसके लेवल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम, फॉस्फोरस, बाकी केमिकल से मिलकर वहाँ स्टोन बननी शुरू हो जाएगी। और किडनी स्टोन के बारे में जस्ट एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि हमेशा स्टोन्स के सिम्टम नहीं आते जी। अगर किडनी स्टोन किसी ऐसी पोजीशन में स्टक है जहाँ पे के मसल्स का स्पैज्म होगा तो वो सिम्टम्स आएंगे। अदरवाइज बहुत बार स्टोन्स पड़े रहते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को जब किडनी खराब होने के सिम्टम्स आते हैं उस समय इसकी जानकारी मिलती है कि अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं। नॉर्मली स्टोन का दर्द जब होता है जब किडनी की पाइप के अंदर स्टोन फंस जाता है, के अंदर फंस जाता है और उसके अंदर मसल स्पाज्म होता है, तब Muscle उनको spasm दर्द होना होता है। शुरू होता है। बिल्कुल। परंतु अगर वो किडनी के दूसरे पार्ट में फंसा हुआ है तो जहाँ पे शायद दर्द स्पैज्म ना नहीं हो रहा, दर्द नहीं होगा। और वो चीज़ और भी खतरनाक है हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर स्टोन है, मेरा किडनी खराब हो रहा है, और धीरे धीरे उसका काम चल रहा है और वो किडनी धीरे धीरे इस स्थिति तक खराब हो जाता है कि कई बार ठीक नहीं हो पाता। एक सिम्टम तो किडनी स्टोन का है। सेकंड सिम्टम एक कंडीशन होती है गाउट। जी। गाउट एक पुराना लैटिन नेम है जिसका मीनिंग रहता है कि किसी को ड्रॉप कर देना, जब होल्ड कर लेना। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो बड़े ज्वाइंट्स होते हैं, सबसे कॉमन जो पैर के अंगूठे का ज्वाइंट है वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। यूरिक एसिड वहां जाके जम जाता है और बहुत भयंकर पेन होता है जी। उस पेन के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, जिसको गाउट बोलते हैं। और उसको एक तरह से इमीडिएटली हमें ट्रीट करना है। तो ये एक एक्यूट सिम्टम हो गया एक्यूट सिम्टम्स ऑफ गाउट। जब जॉइंट में जाके वो जमा हो जाता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन करता है, रेडनेस, पेन वगैरह करता है। उसके अलावा भी यूरिक एसिड कई बार ज्वाइंट्स में धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन करता है और कई कंडीशंस करता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी करके एक टर्म होती है, धीरे धीरे किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा। बट मोटा मोटा ये दो मेन कारण रहते हैं जिनकी वजह से लोग यूरिक एसिड लेके आते हैं। तो बाकी ऑर्गन्स में भी हम पढ़ते हैं कि ये अगर डिपॉजिट होता है, जैसे हार्ट की बीमारी भी कर सकता है, और भी ऑर्गन्स में स्किन के आसपास डिपोजिशन हो सकती है इसकी, हार्ट के वेसल्स को करेगा। और मोर और लेस ये एक इंडिकेटर भी होता है यूरिक एसिड कि आपका जो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो चल रहा है, उसका एक इंडिकेटर भी है। ये अपने आप में प्रॉब्लम तो है ही, बट जस्ट एक आपको इंडिकेशन भी देता है कि आपकी जो बॉडी का लाइफस्टाइल है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, आपकी जो डिपोजिशन है, ये सब काफी गड़बड़ है। ओके। तो ये सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बड़ी अनडायग्नोस्ड कंडीशन है, जिसमें ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये सब बीमारियां शामिल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओबेसिटी आदमी इग्नोर करता है और इसमें सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। तो नॉर्मली जब आप ब्लड शुगर चेक करते हैं आपकी शुगर नॉर्मल आएगी तो आपको लगेगा मैं डायबिटीज नहीं हूँ, पर वो इंसुलिन के सेल्स काफी कम हो गए हैं। ओके। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। उसमें यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपको हार्ट की इलनेस होने के चांसेस काफी हो सकते हैं। ओके। तो अगर किसी का बढ़ा हुआ है, ब्लड टेस्ट में हमें पता लग गया कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट की जरूरत होती है टू डायग्नोज अदर कंडीशन, या फिर कोई और ऑर्गन में डैमेज तो नहीं हुआ है, कि और भी टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं? यूरिक एसिड अगर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या सबसे पहले प्राइमरी इलनेस देखते हैं कि उससे एसोसिएटेड है या सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। नॉर्मली प्रैक्टिस में सिर्फ यूरिक एसिड के बहुत हाई लेवल्स बड़े रेयर रहते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट को डाइटरी हैबिट चेंज करने के लिए कहते हैं कि अपनी डाइट चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं। उसके बाद भी अगर यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग, जीन टेस्टिंग और बाकी सारे टेस्ट किए जाते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के आ जाते हैं। तो हम कुछ ऑर्गन को भी चेक करने के लिए, जैसे मान लीजिए आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को गाउट है, जी, तो उन केसेस में हम क्या टेस्ट रिकमेंड करते हैं? सिम्टम्स नॉर्मली एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में हम देख लेते हैं।
हम अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी का, और अगर एक्सरे में हमें लगे स्वेलिंग है, कई बार हमें उसका सैंपल भी लेना रहता है। ओके। कई बार डाउटफुल रहता है, पेशेंट को मल्टीपल इलनेस है, तो वो पेशेंट का सैंपल साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं जिसको, जॉइंट्स के बीच का जो पानी है उसका सैंपल लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो वो माइक्रोस्कोप में हम उसके क्रिस्टल्स को एक स्पेसिफिक शेप में देखा जा सकता है जी। तो मोनोसोडियम यूरेट, डाइसोडियम यूरेट, वो सारा लैब टेस्टिंग में हमें पता चल सकता है। तो हमें पता लग जाता है कि यूरिक एसिड लेवल किन कारणों से बढ़ा हुआ है जी। और आगे चल के उसने आगे कोई और डैमेज तो नहीं किया है, Damage इसके लिए नहीं हम टेस्ट कराते हैं। एग्जैक्टली। तो आगे चलते हैं मैनेजमेंट की ओर। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स आपने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें करेक्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अल्कोहल अवॉइडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अल्कोहल अवॉइडेंस, स्मोकिंग, डाइटरी चेंजेस, और इसके अलावा फिर मेडिकेशंस का रोल रहता है। जी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मरीजों को क्या क्या लेना चाहिए? एक तो आपने बताया कि रेड मीट वगैरह से जो इसके कॉजेस थे वो अवॉइड करना उससे चाहिए। ज्यादा होता है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जी। तो इसके अलावा क्या उन्हें डाइट में लेना चाहिए? नॉर्मली तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करें। उसके अलावा आप अल्कोहल पूरी तरह अवॉइड करें। जहाँ तक प्रोटीन्स की बात होती है, नॉर्मली लोग प्रोटीन दालें ये सब छोड़ना शुरू कर देते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया। ये टोटल मिथ है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन का इंटेक काफ़ी कम है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो डेली प्रोटीन इंटेक है वो 0.8 to 1 ग्राम पर डे होना चाहिए। तो मान के चलिए अगर औसतन व्यक्ति का वेट है करीबन 60 किलो, तो उसका जो प्रोटीन इंटेक है वो 50-60 ग्राम डेली का चाहिए। ओके। तो नॉर्मली जो एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं वो भी इतना प्रोटीन नहीं ले पाते, और उसमें जब हम ये वाले सोर्सेज भी कट डाउन कर देते हैं तो हमारा प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम हो जाता है। ओके। सो आई थिंक के नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स स्पेशली, उसमें भी स्पेशली रेड मीट, सी फूड्स और अल्कोहल तो बंद करना ही करना है। ओके। उसके अलावा डाइट में बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और पानी वगैरह ज्यादा पिए ताकि अगर एग्जैक्टली। जी, ये पॉइंट हमारा रह गया। पानी का इंटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया है कि स्पेशली डेजर्ट के एरियाज में या अफ्रीकन एरियाज में या सहारन डेजर्ट्स में, जहाँ पे पानी लोग कम पी पाते हैं, वहाँ स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। सो औसतन बहुत ज़्यादा नहीं माने, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी तो दिन में लेना ही चाहिए। जिनको अगर स्टोन डायग्नोज्ड है, इवन नॉर्मल पर्सन को भी 2-3 लीटर तो रिकमेंडेड ही होता है कि डेली वो इतना इंटेक रखना चाहिए। तो इसके अलावा अगर पेशेंट आता है विद यूरिक एसिड, इंक्रीज यूरिक एसिड, तो क्या आप मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं? मेडिकेशंस में उसमें डिपेंड करता है कि हमें सबसे पहले तो अगर वो गाउट के साथ में आ रहा है तो उसमें एनसेड्स करके ड्रग्स होती हैं, पेन किलर्स, वो दिए जाते हैं। इसके अलावा एक कॉल्चिसिन ड्रग है, ओके, वो यूज़ की जाती है, और थर्ड स्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं ताकि उस पेन को इमीडिएटली रिलीव किया जाए। एक बार पेन रिलीव हो जाता है, फिर हमारे कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कम करती हैं, जैसे कि एलोपेरिनोल, फिबुक्सोस्टैट। तो ये वाली ड्रग्स यूज़ करके हम उनकी फॉर्मेशन को कम किया जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट मैटर करता है कि किस पेशेंट में क्या कंडीशन है, उसके अनुरूप उसको वो ड्रग्स दी जाती है। ओके। तो अगर एक पेशेंट को हमने जैसे मेडिसिन स्टार्ट की और उसका यूरिक एसिड कम हो जाता है, तो क्या वो मेडिसिन बंद कर दी जाती है या फिर उसे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है? इसमें लेवल्स में एक डाउट है, काफ़ी लोगों को बड़ा ये होता है कि हमारा यूरिक एसिड 6-6.5 हो गया, अभी हम यार मेडिसिन शुरू करें। तो रिकमेंडेशन ये है कि नॉर्मली 8-9 लेवल पे अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, हम वेट कर सकते हैं इजीली। थोड़ा बहुत डाइटरी चेंज करके हम वेट कर सकते हैं। और अगर परसिस्टेंटली वो बढ़ा रहे तो हम मेडिकेशन कम करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे यूरिक एसिड नॉर्मल आता है तो हम उस डोज को धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ड्रग की डोज 80 mg है, तो हम कुछ समय में उसको 40 mg कर देंगे, फिर अल्टरनेटली करेंगे और उसको बाद में हम बंद कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये एक करेक्टेबल डिजीज है और विद मेडिसिन इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो ये इसका परमानेंट क्योर है? 90% पेशेंट्स के लिए तो ये करेक्टेबल डिजीज है। 90 से ज़्यादा भी, इनफैक्ट 95-97% पेशेंट्स के लिए ये करेक्ट हो जाती है। बट जब ये प्रॉब्लम किसी और कंडीशंस के साथ अटैच होती है, तो उन कंडीशंस को जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनमें यूरिक एसिड नॉर्मली हायर साइड में रहता है। वो नॉर्मल नहीं आ पाता। इसी तरह से जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उनमें भी यूरिक एसिड कम नहीं आ पाता। सो उसमें कुछ फिर डिफरेंट ड्रग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो अगर ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से है तो ये इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है, एकदम क्योर किया जा सकता है। बट अगर कुछ अनुवांशिक बीमारियां हैं, जेनेटिक डिजीजेस हैं, तो फिर उस केसेस में हमें लगातार
लंबे टाइम तक दवाई लंबे टाइम देने की जरूरत पड़ आवश्यकता सकती है। पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र, हमारे दर्शकों के साथ यूरिक एसिड से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि क्या क्या उनको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करनी चाहिए अगर उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और कब ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी तो जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स सर हमारे आपके इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि हम सब लोग अपने हेल्थ को एक सीरियस इशू बनाएं। माने हम अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिस प्रकार हम अपनी वेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, ओके अपना पैसा बचा के रखते हैं, कहीं खर्च नहीं करते कि हाँ जी। इसको संभाल के ग्रो कराएं, वैसे ही हमें अपनी हेल्थ को भी ग्रो करना चाहिए। जी। सो उससे काफी सारी समस्याएं हमारी ठीक हो सकती हैं। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो इस शो में पूछने रह गए हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।